नमस्कार साथियों, आदर्श महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक आपका है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इनके पोस्टुलेट के बारे में उन्होंने क्या बताया था। ठीक है, तो देखते हैं। इन्होंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स कक्षा में, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहता है। पहला इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पैथ। ठीक है, इनकी जो कक्षा होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो उसकी कक्षा फिक्स होती है। कहा जाए तो मतलब इन्होंने बताया कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए न्यूक्लियस है और कोई एक कक्षा, ठीक है, ये जो इसका ऑर्बिटल है एक में है और ये आपका ऑर्बिटल 2 है और ये तीसरा ऑर्बिटल। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऑर्बिट है, ऑर्बिट एक है मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन एक इसमें है। ठीक है, तो ये इसी के चारों तरफ फिक्स कक्षा में इसमें घूमता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक में घूम रहा है तो ये दो में चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन 2 में है तो 2 में 2 कक्षा होगी कि उसी में घूमता रहेगा। ठीक है, और तीसरे के लिए भी यही लागू होता है। ये पहले पॉइंट में इन्होंने यही बोला। अब दूसरा पॉइंट में क्या बोला कि द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी एडेड आर रिमूव्ड। ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर हम तब तक इस मान लीजिए जो आपका इलेक्ट्रॉन एक में, ऑर्बिटल एक में है, मान लीजिए जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ठीक है, इसको हम चाहते हैं कि 2 में, ऑर्बिट 2 में चला जाए, तो इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर इसमें एनर्जी कुछ ये अपने आप को इमिट करेगा। ठीक है, एनर्जी कुछ या फिर हम इसमें सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर कुछ एनर्जी अपनी लॉस करेगा। इस तरीके से ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन होता है अपना एक कक्षा से या दूसरी कक्षा में जा सकता है। इस तरीके से हम दूसरे पॉइंट में बताया। अब तीसरे में क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जो आपका मान लीजिए एक से अगर ये 2 ऑर्बिटल में जा रहा है तो जो इसकी एनर्जी होगी वो hc/λ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन एटम डिपेंड ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिटल। ठीक है, जो आपके फाइनल ऑर्बिटल हो गए, मान लीजिए 1 से 2 में जा रहा है, ठीक है, तो जो आपका जो hc/λ होगा ये इसी के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका तीसरा पॉइंट में कहा गया। चौथे में क्या कहा गया कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्वांटाइज्ड होगा और ये mv/r एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होगा। ये इन्होंने कंडीशन रखी इलेक्ट्रॉन को फिक्स कक्षा के में घूमने के लिए। ये इसके 4 पोस्टुलेट हुए। अब इसको हम डेरिवेशन देख लेते हैं, इसमें क्या फिर डेरिवेशन में कैसे क्या हुआ। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन आर एज्यूम टू एग्जिस्ट इन डिफरेंटली इन देयर न्यूक्लियस सर्कुलर पैथ विदाउट लॉसिंग एनर्जी बाय रेडिएशन। ठीक है, इन्होंने यही बोला था कि जैसा इसका फर्स्ट जो पोस्टुलेट था, इसका जो पहला पोस्टुलेट था, इन्होंने यही बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स कक्षा में घूमता रहता है। ठीक है, यहाँ पे और कोई एनर्जी अपनी लॉस नहीं करता है जब तक उसको एनर्जी दिया नहीं जाए, फिर अपना लॉस करेगा तो वो कक्षा उसकी फिक्स नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी उसकी कक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन बोला गया इलेक्ट्रॉन एज्यूम टू एग्जिस्ट इंडिफरेंटली इन देयर न्यूक्लियस साइक्लिंग पाथ विदाउट लॉसिंग एनर्जी रेडिएशन। ठीक है, तो बोला कि कोई जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स कक्षा में अपना घूमता रहता है। अब इसको भी इन्होंने और सिंप्लीफाई किया और इसके लिए इन्होंने हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन को कंसिडर किया, क्योंकि हाइड्रोजन में एक एटम होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। और एक इसमें हाइड्रोजन केस में क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, और एक ही प्रोटॉन आपका होता है, इसलिए हाइड्रोजन को कंसिडर किया। और इसके लिए टोटल एनर्जी होगी, मान लीजिए कोई भी सिस्टम होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सेम केस यहाँ पे भी होगा। जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो एक कक्षा में घूम रहा है तो उसकी भी कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए वो कक्षा में घूम रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। अगर नहीं घूम रहा होगा, मान लीजिए ऐसी कंडीशन होगी कभी कभी तो कि वो फिक्स मतलब घूमेगा नहीं, तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस प्रकार से हम टोटल एनर्जी अगर देखेंगे तो E = आपका हो जाएगा T + V। ठीक है, यहाँ पे T आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी और P आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरीके से इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे आगे। इन्हीं सब में इन्हीं बातों को लिखा गया कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, इन्हीं सब में ये सब लिखा हुआ है। अब इसको एक्सप्रेशन देने के लिए, इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। जिससे इसकी टोटल एनर्जी आपकी होती है E = T + V होगा आपका। बताया कि कोई भी सिस्टम का कोई भी होगा तो उसकी टोटल एनर्जी कुछ होती है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि काइनेटिक
गतिज ऊर्जा होती है कि स्थिर ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक होता है कि इसकी एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं विभव ऊर्जा, ठीक है, ये आपकी, और टी गतिज ऊर्जा हो गई। अब हम गतिज ऊर्जा को जानते हैं, गतिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं 1/2 mv² लिखते हैं, ठीक है, इसको हम जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, ठीक है, द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इस टी, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गति घूमता रहता है, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा होती है। और इसलिए इसको एक्सप्रेशन करने के लिए हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए 1/2 mv² लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी लिख सकते थे, इसको 1/2 करके mv² भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिख सकते हैं जहाँ यम आपका है, ये यम ये रिड्यूस्ड मास है, ठीक है, ये रिड्यूस्ड मास है, अभी आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इतना पॉइंट हुआ। हमने इन टोटल एनर्जी में से कब टी को हमने देख लिया है अभी, अब भी को देखते हैं। यम जो आपका है बताया इसके पहले कि आपका वो रिड्यूस मास है, और उसको एक्सप्रेशन करने के लिए यम आपको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ यम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये आप हाँ ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और म्यू को हम अगर लिखना चाहे तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इस तरीके इसको हम कंसिडर कर सकते हैं इस इक्वेशन को। अब होता क्या है कि अगर हम देखें, जो अभी हमने जो टी की वैल्यू थी उसको देख लिया है, वी को देखते हैं। वी को बोलते हैं कूलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका फिक्स भी हो सकता है। मतलब फिक्स क्या कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एनर्जी होगी, इसको एक विभव ऊर्जा होती है, तो वो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो आपकी होगी V = ZE²/4πε_r, ठीक है। आर आपका रेडियस होता है, ये इसको बोलते हैं 4π एप्सिलॉन को बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिविटी फैक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिविटी फैक्टर। और आपका रेडियस होता है, और जेड आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये हुआ आपका हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। लेकिन ये आप हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं हो सकता वैलिड, मतलब इसकी जो कंडीशन है ये हो सकता है कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होंगे वो सारे के लिए ये लागू होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्हीं बातों को लिखा गया है कि वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जेड एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, एक होता है, बट द मॉडल इज आल्सो वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड सच एज हीलियम लिथियम 2+, क्योंकि इनके पास जो होंगे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम 2+ के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये हाइड्रोजन के अलावा हीलियम प्लस और लिथियम 2+ के लिए भी ये वैलिड होगा, क्योंकि इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका एक ही होता है। हमने अभी तक देखा था ET+, टी की वैल्यू हम देख चुके थे कि μV²/T, ठीक है, इसका हमने देखा था। अभी इसके पहले मैंने देखा कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है, ये इसको हम रख देते हैं इसकी वैल्यू में E+T - V में, ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते हैं हम। यहाँ पे जब हम इसको वैल्यू रख देंगे तो आपका हो जाएगा EV² - ZE4πε∗ER, ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये आपका, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखेंगे E=T+V था, ठीक है, लेकिन जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो निगेटिव में है, इसलिए यहाँ पे इसका साइन आपका निगेटिव हो गया है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन तीसरा हुआ, अब होगा क्या, मान लीजिए जब आपका न्यूक्लियस में है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये बोला गया कि ये कभी वापस गिरते नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो आके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। बोला गया था ये चीज़ रदरफोर्ड में बोला गया कि आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ घूमता रहता है, और एक ऐसा समय आता है कि वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला था, वो निश्चित कक्षा में घूमता रहता है। तो अगर मान लीजिए इसमें जब घूमता रहेगा, इसमें एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं, तो इस तरीके से ये होता है, वो अपकेंद्रीय बल जो होता है उसके कारण इन दोनों का जो एनर्जी होती है, ये एक होता है बाहर खींचता है, एक अंदर कुछ इस तरह होगा
कि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो एक बाहर अंदर खींचेगा, एक बाहर खींचेगा, ठीक है। इसलिए इसकी कक्षा फिक्स हो जाती है और इसकी एनर्जी जो यहाँ पे है, ये जो एनर्जी है इसकी शून्य हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि इसकी एनर्जी शून्य हो जाती है। तो आपको फिर ये इसकी वैल्यू होगी आपकी, ये 0 हो जाएगी। और इस तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका mv² जो है वो बराबर हो जाएगा ZE 4πε/r, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये यहाँ पे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये आपका ई की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। इस प्रकार से अगर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन जो आएगा mv²/r बराबर ZE²/4πε/r², ठीक है। r आपका रेडियस है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हुआ। अगर इसको भी और भी सॉल्व करेंगे, अगर m की जो वैल्यू है m, अगर इसको हम इधर m नीचे आएगा और ऊपर चला जाएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी v² बराबर Z आपका ये इलेक्ट्रॉन है ZE²/4πε/μr, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो गई v² की। अगर हम इसको नेक्स्ट पार्ट में देखें, अब इसको हम देखते हैं कि बोहर्स ने बताया था कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं और जो एंगुलर मोमेंटम जो वैल्यू होती है NH/2π के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं mvr, इसको अगर लिखना चाहें हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि v = NH2πm/r, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे इसी चीज़ को लिखा है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को लिखा है और हम इसको अगर मान लीजिए ये इसकी वैल्यू आ गई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, इसकी वैल्यू आई। अगर इसको हम पूरा स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से तो n²h² इसका आपका 4 हो जाएगा, π²m², ठीक है। ये आपके सब स्क्वायर हो जाएंगे। तो जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी v² बराबर n² आपका एक अच्छा है कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है और 4π², ठीक है। ये आपकी वैल्यू इसकी कांस्टेंट है, पाई आप जानते हैं, ठीक है। म्यू आपका रेडियस ये मास है और आपका आर रेडियस है। इस प्रकार से आपको इक्वेशन ये 5वां मिलता है। यहाँ तक अभी तक समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे बहुत विशेष कुछ किया नहीं गया है, क्योंकि केवल इसमें वैल्यू को रखा गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में होता क्या है, अब जो हम इसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू निकाले हैं v² की, ठीक है। इस v² की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ ये जो v² की वैल्यू है ये और ये, ठीक है, और ये बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 5 और 4, ठीक है। यहीं से फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 से अगर v² की वैल्यू आप देखेंगे, हम निकाले हैं NH², ठीक है। ये इसकी वैल्यू थी अभी यहाँ पे, ये NH²H²/4π²μ²r², ठीक है। इसकी वैल्यू जो है आपकी जो इक्वेशन 4 है उसके आपके बराबर है, ठीक है। तो v² की जगह पे हम इसकी वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। जो आपका NH² की वैल्यू आई थी इसको रख देंगे अगर हम, तो यहाँ पे यही किया गया है। आपका जो v² की जगह पे हमने इसको रख दिया, इसको जगह रख देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो 4π, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, हमने इसको ऊपर कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे NH² यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी N²H² है और 4πε ऊपर चला गया है, यहाँ पे 4πε ऊपर चला गया है। अब आपका जो बच रहा है यहाँ पे ZE² बच रहा है, ठीक है। अब म्यू आर क्या होता है, म्यू आपका एक म्यू इधर है, यहाँ पे देखिए μ² है और यहाँ पे r² है, ठीक है। तो एक म्यू और एक r कट जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे कुल नीचे बचेगा μr, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे आपका इक्वेशन जो बनता है वो 6वां बनता है। ये अभी तक हमने देखा एक नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। अगर यही मान लीजिए हम रेडियस निकालना चाहें बोहर्स के लिए, जो r है इसको हम r को इधर कर देंगे और z को अब नीचे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोहर्स का रेडियस भी निकाल सकते हैं। और बोहर्स रेडियस निकालने के लिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो आपका है पहला कक्षा में है कि दूसरा कक्षा में है, अगर हम निकालना चाहें तो उसको भी निकाल सकते हैं। सिंपल करना क्या है कि मान लीजिए आपका रेडियस इलेक्ट्रॉन जो होगा n कक्षा में है, तो n कक्षा निकालने के लिए हम लिख देंगे n
Rn और n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये इसकी आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे जो इसके पहले क्वेश्चन था उसका केवल यहाँ पे आर को केवल यह इधर कर दिया गया है, जेड स्क्वायर को नीचे कर दिया गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बोहर्स रेडियस निकल जाता है। यहाँ पे इन्हीं सब बातों किया गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका इक्वेशन ये आ जाता है बोहर्स रेडियस के लिए। आइए देख लेते हैं इक्वेशन इसका सॉल्व करके कैसे होगा कि इसकी जो आपकी बोहर्स रेडियस के लिए जो हाइड्रोजन एटम का आता है रेडियस वो कितना आएगा देख लेते हैं। एन कक्षा के लिए, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, लेकिन एन कक्षा उसकी कौन सी कक्षा एन है उसके लिए देख लेते हैं कितना आएगा। अगर हम इन सब की वैल्यू को रखें, ठीक है, ये आपकी एच की वैल्यू जो होती है 6.624 गुणे 10 की घात -34 जूल 34 जूल सेकेंड। आपका एच स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो आपका होता है प्रिमिटिविटी, ये फैक्टर है, इसकी जो वैल्यू होती है एक फिक्स होती है 1.1264 गुणे 10 की घात -10 कूलम्बिक न्यूटन माइनस स्क्वायर है। ये आपका ये मास है, ठीक है। ये इसकी आपका वैल्यू हुई। अब इसके बटे हम कर देंगे 4 पाई। ये आपका पता है 4 कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू पता है 3 दोनों एक साथ। और ये आपका रिड्यूस मास होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये आपका 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg है। इसको कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका हमें पता ही है 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है ये, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5.29 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम है। तो इस प्रकार से बोहर रेडियस हम निकालते हैं इसको। अगर इसकी एनर्जी निकालना हो तो आइए हम क्या करते हैं उसको भी देख लेते हैं। अगर बोहर की एनर्जी निकालना है तो इसके पहले हमें पता था कि आपकी जो टोटल एनर्जी होती है E=T+V होती है। तो ई की हम वैल्यू अगर हम टी में देखें 1/2 mv स्क्वायर रख दें, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है और आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब करते क्या है, इसके पहले हम इक्वेशन नंबर 5 में जाके देखें, ठीक है। ये आपकी mv स्क्वायर की जो वैल्यू निकाले थे हम यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू ये जो है, ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे कर दें 1 m को सिर्फ कहाँ पे 1 m, ठीक है। यहाँ पे m स्क्वायर है, अगर 1 m यहाँ कर दें 1 m कट जाएगा, ठीक है। तो mv स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। और इसकी वैल्यू को हम जो आप टोटल एनर्जी निकाले हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह हम रख देंगे। तो आपका जो इक्वेशन आएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1/2 है तो आपका ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन को हम रख देंगे यहाँ पे। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे mv स्क्वायर जगह जो वैल्यू है ये आ जाएगी। बाकी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी था वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा 10 के 10, ठीक है। तो ये आपका हुआ टोटल एनर्जी के लिए अभी हम निकाल रहे हैं इसको। तो आपकी टोटल एनर्जी जब आपको सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको जब सॉल्व पूरा करेंगे तो कुछ इस तरीके से उसका इक्वेशन आ जाएगा। ZE स्क्वायर बटे ये आपका माइनस होगा, ठीक है। ZE स्क्वायर 2 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये आर आपका रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस आपका है। इस तरीके से आपका ये हुआ इक्वेशन 7वां हुआ, ठीक है। और ये हम अगर इसकी टोटल एनर्जी निकालें, जब आपका इक्वेशन 7वां देखेंगे हम यहाँ पे, इसके पहले अगर यहाँ पे, ठीक है, आपका इक्वेशन 7 है ये जो हम निकाले हैं अभी, ये है इसके पहले जो निकाला गया था अभी बोहर्स रेडियस के लिए। इसकी वैल्यू को हम टोटल एनर्जी जो है, ठीक है, टोटल एनर्जी जो आर की वैल्यू यहाँ पे है इसकी जगह रख दिया जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे तो कुछ इसका आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आती है। इसको टोटल सॉल्व करने पे इसकी आपकी पूरी वैल्यू आती है। ये यहाँ बताया गया है कि द 4 पाई एप्सिलॉन जो होता है वो प्रिमिटिव फैक्टर है और इसकी वैल्यू आपकी 1.1264 गुणे 10 की घात -10, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। अब टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन निकालते हैं। ये अभी हम निकाल रहे हैं पूरा सिस्टम के लिए, ठीक है। तो अभी एक हम हाइड्रोजन के लिए जब निकालेंगे तो जानते हैं हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। तो इसके लिए निकालेंगे तो देखिए क्या होता है। जेड में आपका जेड जो आपका होगा एटॉमिक नंबर होता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें पूरी जब एनर्जी निकालेंगे तो कुछ इस तरीके फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन था आपका, ये न्यूक्लियस था, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, ठीक है। यहाँ पे होगी 1 ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है। तो मान लीजिए जब पहला ऑर्बिट में होगा तो जो इसकी एनर्जी आएगी वो अगर सॉल्व करेंगे पूरा इसको, ठीक है, ये आपकी आप बहुत कैलकुलेशन इसमें है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी आएगी। ठीक है, ये आपका हुआ बोहर्स मॉडल का पूरा इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन हुआ कि कैसे जो इसकी वैल्यू आती है रेडियस के लिए और टोटल एनर्जी के लिए जो इसकी वैल्यू आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कैसे आती है, ये इसकी एनर्जी पूरी कुछ इस तरीके से डिराइव इसकी की जाती है। ठीक है, ये आपके अब मान लीजिए यही फॉर nth ऑर्बिटल, ये आपको हाइड्रोजन का निकाला गया। ठीक है, ये जो आपकी निकाला गया है ये हाइड्रोजन के लिए निकाला गया है, ये टोटल एनर्जी। ठीक है, अब मान लीजिए nth ऑर्बिट होता, ये हाइड्रोजन के लिए निकाला गया और कक्षा जो इसके ऑर्बिटल थे एक था, यही मान लीजिए कुछ और होता, nth ऑर्बिट होता तो क्या होता, इसके लिए जो निकालेंगे हम ई एन, मतलब जो आपके जौन सी कक्षा देगी, जो कक्षा देगी उसके लिए जो एनर्जी होगी वो है आपकी, और ये आपका हाइड्रोजन होगा तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, और यहाँ आपकी कक्षा देगी, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका तो मात्रक है, यूनिट है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको पूरी इसकी डेरिवेशन हुआ एनर्जी के लिए हाइड्रोजन का। ठीक है, एन कक्षा के लिए। तो आज की क्लास यही हम खत्म करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बोहर्स मॉडल के डिफेक्ट क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यही देखेंगे।